नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया का फेज़ 1 देखा और फेज़ 1 में हमने देखा कि आखिर कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और किस तरीके से वो कंपनी एक शासक की भूमिका में स्थापित हो जाती है, ये चैप्टर। तो आप दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार अब आपकी क्लासेस होंगी और आपको मिलेगा इसी तरीके से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजिकल वीडियो, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी को कर पाएंगे पूरा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हम अपने चैनल पर एक क्लासेस लेकर के आए, यूपीएससी के बारे में संपूर्ण क्लासेस लेके आए, तो अब मिलेगी आप सभी को प्लेलिस्ट, ठीक है ना। और आप सभी को नियमित क्लासेस मिलेंगी। आप सभी एकदम बिल्कुल अब कहीं पे ही हो और कैसे भी अपनी तैयारी करना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आप सभी के साथ तैयार होते हैं इस क्लास को लेकर के दोस्तों। तो देखिए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1 अगस्त उसकी डेट रखी गई थी। 3 कारण इसमें महत्वपूर्ण समझे गए थे कि इसमें 3 मुद्दे थे दोस्तों। पहला मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड था कि दोषी को सजा दिलाना, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना और 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज प्राप्त करना। गांधी जी ने इसमें रचनात्मक कार्य किए, जिसके तहत अगर हम लोग देखें दोस्तों तो सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्यों को 2 तरीके से देखा जाए तो गांधी जी ने कहा कि असहयोग अर्थात किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। अब सहयोग नहीं, इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है तो अब नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति शिक्षित करने के लिए एज ए शिक्षक जाता है तो वह अंग्रेजों के लिए नहीं जाएगा। कोई श्रमिक है, ठीक है, तो वह श्रम करने नहीं जाएगा। कोई वकील है तो वह वकालत करने नहीं जाएगा। कोई किसी भी तरीके का अगर एम्प्लॉय है ना, सेवाकर्मी है, तो वह अंग्रेजों के यहाँ पे नहीं जाएगा। अर्थात अंग्रेजों ने जो उनका एक सिस्टम था, उनके ग्रोथ का सिस्टम था, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर रोक दिया, कंट्रोल कर लिया। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि उपाधियों का अंत, उपाधियों को का अंत कर दिया कि अब कोई व्यक्ति जो होगा उपाधि नहीं लेगा। गांधी जी ने भी अपने केसरे हिंद, जूलू पदक और बोअर पदक जो है वो त्याग दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन बना दोस्तों, पहला जन आंदोलन। बहुत तेज इसका विस्तार हुआ, लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ और यह पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया। यह विस्तार चल ही रहा था, तभी एक घटना घट जाती है 5 फरवरी 1922 को। कहां? यूपी के एक जिला है गोरखपुर, बहुत चर्चाओं में इसमें। योगी बाबा आपके यहीं से हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखें, गोरखपुर में एक घटना घट जाती है चौरी चौरा नामक स्थान पे। चौरी चौरा नामक स्थान पे घटना घटती है जहां पर एक कुछ जो आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, उसमें उनके नेता थे भगवान सिंह, ठीक है। कहा जाता है कि इस आंदोलनकारियों में और पुलिस कर्मियों में झड़प हो जाती है, जिससे नाराज आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और लगभग 29 जवान जो थे वो जिंदा जल गए। इस घटना से जब ये घटना फैलती है तो गांधी जी उस समय बारदोली में थे। गांधी जी कहां थे? बारदोली में थे, ठीक है, बारदोली में थे। गांधी जी ने तुरंत तत्काल स्थिति में बारदोली समिति बुलाई। बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी बुलाई और 12 मार्च को, यहां पर 12 तारीख को पूरी तरीके से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी, ठीक है, आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। अब इसका जो प्रभाव पड़ा, देखिए इसमें प्रभाव
इनके गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त करने का जो प्रभाव पड़ा, इससे दो भारत के जो राजनीतिक विचारधारा के जो लोग थे वो दो दलों में बंट गए। एक दल को कहा जाता है परिवर्तनवादी, चेंजर्स, और दोस्तों का था दूसरा था अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स। ठीक है, नो चेंजर्स। इसमें थे जो गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के साथ थे, और दूसरा यहां गांधीवादी नियमों से अलग विचारधारा वाले लोग थे। यहां पे कहा जाता है ये कांग्रेस की द्वितीय विभाजन माना जाता है, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। जैसे कि पहला 1907 में था, सूरत विभाजन के तौर पे देखा गया। वैसे दोस्तों यहाँ पे देखा जाए दो भागों में बढ़ जाते हैं, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। जहां परिवर्तनवादियों में परिवर्तनवादियों में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। इन्होंने मिलकर के इलाहाबाद में एक मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग आनंद भवन में हुई, जो मोतीलाल जी का निवास स्थान था। और यहीं पे दोस्तों 1923 में एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसे हम लोग स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी का उदय क्यों हुआ, अगर हम लोग इस पे चर्चा करें तो इन्होंने कहा कि संवैधानिक तंत्र में भाग लेकर के हम अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अर्थात विधान परिषद में भाग लेंगे। ठीक है, विधान परिषद में भाग लेकर वह अब अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और ऐसा हुआ भी कि लगभग इन्होंने जो अगला चुनाव हुआ 101 सीट के चुनाव पर इन्होंने 42 सीटें जीत ली। ठीक है, 42 सीटें जीत ली। और आगे चलकर के जो चुनाव हुआ, दोस्तों चुनाव हुआ, उस चुनाव में इन्होंने बहुमत हासिल किया 1925 के बीच में। ठीक है, और विट्ठल भाई पटेल, राइट, विट्ठल भाई पटेल जो हो गए वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। ये बहुत बड़ी बात रही दोस्तों। मेयर के चुनाव हुआ, अहमदाबाद से भी विट्ठल भाई पटेल जीते, पटना से राजेंद्र प्रसाद जी जीते, और इलाहाबाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव में विजयी होते हैं दोस्तों। तो एक तरीके से कहा जाए कि चुनाव का फायदा मिला। 1924 में गांधी जी जेल से रिहा होकर के जब बाहर निकले तो इन्होंने कर्नाटक में के बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता की, जबकि गांधी जी कह चुके थे कि वो कभी भी राजनीतिक पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन तत्कालीन सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि वो अध्यक्ष का पद धारण करेंगे। उन्होंने संदेश दिया कि स्वराज पार्टी कोई और नहीं बल्कि वह कांग्रेस का ही एक पार्ट है। ठीक है, और 1924 में ही एक समझौता हुआ जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। चित्तरंजन दास के साथ गांधी जी ने समझौता किया 1924 में और कहा कि वो कोई आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, वो सिर्फ चुनाव के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की मांग करेंगे। ये बात इन्होंने कही। ठीक है,
चलिए समझौता हो जाता है 1925 में। मैंने बताया कि गतिविधियां आगे बढ़ती हैं 26-27 में। दोस्तों अब 26-27 तक चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 27 में होता क्या है, 1927 में देखिए ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्य थे और दोस्तों सभी सदस्य अंग्रेज थे। ऐसा गठन कर दिया जाता है। हुआ क्या कि अब ये जब 1928 में भारत आते हैं, भारत आए जब, ठीक है, तो इनका विरोध हुआ और कहा जाता है कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि देखिए कि जिस संवैधानिक सुधार की, अगर हम लोग देखें इसके पीछे की भूमिका क्या है, तो 1909 में कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक सुधार कमेटी आएगी। तो चलिए 19 में आई ये कमेटी और 19 में भी सुधार किया गया, तब उसके 10 वर्ष बाद तो 1929 में आनी थी। लेकिन कहा जाए कि ब्रिटेन में चुनाव होना था और चुनाव के मुद्दे के लिए कहा जाए कि एक तरीके से राजनीति की गई और साइमन को जल्दी ही 1927 में ही इसका गठन कर दिया गया और 28 में इसे भारत भेज दिया गया और कहा गया कि हम संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर संवैधानिक सुधार करना चाहते हैं तो क्या किसी भारतीय नेता का इस दल में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं था? लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण इनका विरोध होता है और बहुत व्यापक तरीके से पूरे भारत में इनका साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इसका जब विरोध होने लगा तो सबसे ज्यादा लाहौर में दोस्तों एक घटना घटती है। लाहौर में अस्वस्थ थे इसके नेता लाला लाजपत राय। इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई सैंडर्स के द्वारा। जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोट अंग्रेजी ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भारतीय राजनीति पर। दोस्तों 1928 के बाद यह होता है कि जब साइमन कमीशन को चुनौती दी जाती है कि हमें भारतीयों से भी इसमें सुझाव लेना चाहिए, तो इसी समय जो भारत सचिव उनका नाम था बर्किनहेड। इसने क्या किया कि चुनौती दी भारतीय राजनीतिक दलों को। डायरेक्टली कहा गया कि इसमें नेता थे मोतीलाल, तो इन्हें मोतीलाल नेहरू जी, है ना, तो इनको चुनौती दी कि स्वयं संविधान की रचना करो, स्वयं संविधान बनाओ। ठीक है, देखेंगे, एक चुनौती थी और इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और दोस्तों जब इन्होंने स्वीकार कर लिया तो 29 दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई। ठीक है, बैठक बुलाई और कहा जाए कि 7 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। ठीक है, और इन्होंने 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने इसकी भूमिका लिखी थी और 14 सूत्री मांग की।
जिसमें कहा जाता है कि पहला संवैधानिक स्तर की मांग माना जाता है। देखिए 14 सूत्रीय मांगों में सिर्फ हमें जो याद रखना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन, आगे तो पढ़ाएंगे ही, पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने कहा कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी कारण इनका विरोध किया मुस्लिम लीग के नेता, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें चुनौती देते हुए ये जनवरी में जिन्ना रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें भी 14 मांगे की गई और इसमें सभी अल्पसंख्यक वर्ग को शामिल किया गया। इनके लिए आरक्षण की बात, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या सर्विसेज हो, उन सब में इन्होंने आरक्षण की मांग कर ली। ठीक है, मामला काफी पेचीदा हो गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली और ये था लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत इन्होंने क्या कर लिया, पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। पूर्ण स्वराज दोस्तों, सबसे पहली बात आप देखें, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, और बहुत चर्चाएं करेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक क्लासेस में। ठीक है, यहाँ अंतिम बात लिखी गई थी कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 वर्ष के अंदर हम क्या शुरू कर देंगे, 1930 में हम शुरू कर देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर देंगे, CDM शुरू कर देंगे। दोस्तों जैसा कि अंग्रेजों ने इनकी मांगों को नहीं माना और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर हम लोग देखें, सविनय आंदोलन, इसको 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो डांडी मार्च और दूसरा नमक आंदोलन, और अगर तीसरा बात करें तो सबसे विशाल आंदोलन। दोस्तों देखिए, इसे दांडी मार्च क्यों कहा जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी दांडी मार्च शुरू करते हैं और 5 मार्च को दांडी पहुंचते हैं। ठीक है ना, 6 मार्च को एक मुट्ठी नमक लेके नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, क्यों नमक कानून, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा दिया था, इसीलिए इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें टोटल
78 लोग गांधी जी के साथ सम्मिलित रहे, जो आगे चलकर बड़ी व्यवस्था में शामिल होते चले जाते हैं। दांडी मार्च के समय ही दोस्तों कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक घटना घटी धरसना, मुंबई के धरसाना में, ठीक है, जहां पे नमक आंदोलन के लिए तकरीबन 25,000 लोग यहां पर एकत्रित थे। और इसमें कहा जाए सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिकलाल जो गांधी जी के पुत्र थे, इन सभी ने यहाँ पे एकत्रित होकर के विरोध किया। लेकिन कहा जाता है यहाँ पे एक अंग्रेज न्यू फ्रीमैन, ये एक यूएसए की पत्रिका है, इसका एक संपादक था मिलर, मिलर, ठीक है, यह प्रत्यक्षदर्शी था, यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी था। दोस्तों इसने इस घटना को देखा कि कितनी बेरहमी से अंग्रेजों ने धरसना में क्रूर हत्याएं की और इन सभी को कठोर दंड दिया। इस घटना की पूरी दुनिया में आलोचना होती है, ठीक है। और दोस्तों इसी बीच एक समझौता हो जाता है, कहाँ पे, 1931 में। देखिए गांधी जी जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री समझौता रखा था। 11 सूत्री समझौता, तो इरविन जो है उस 11 सूत्री समझौते पे हामी नहीं भरते हैं, राजी नहीं होते हैं, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन में साइमन कमीशन के बाद, अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग थोड़ा सा जीरो कर लें, यहाँ पे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिटेन के अंतर्गत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी। तो दोस्तों ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए आपके 1930, 31 और 1932 में, ठीक है। देखा जाए तो पहले में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और तीसरे में भी भाग नहीं लिया, यहाँ दूसरे में गांधी जी भाग लेते हैं। तो दोस्तों जब पहले में भाग नहीं लिया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं इस बात से बहुत नाराज होते हैं, मैकडोनाल्ड जो थे वो नाराज होते हैं और इरविन पे दबाव डालते हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के लीडर गांधी को यहाँ पे इनवाइट करो, ठीक है, यहाँ पर बुलाओ। जिससे क्या हो जाता है कि 1931 में मजबूरन 1931 में एक समझौता होता है। किसके बीच में समझौता होता है? गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में। और दोस्तों इस समझौता होता है दिल्ली में, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। और इस समझौते के तहत 11 सूत्री मांगे मान ली जाती है। बस एक ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने कहा कि हिंसा का समर्थन मैं नहीं करता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इरविन ने 23 मार्च 1931 में लाहौर घटना में जो दोषी पाए गए थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी। अब इसका जिम्मेदार जो पब्लिक है, जनता है, वो गांधी जी को मानने लगी। यहां से क्या हो जाता है कि एक तनाव बढ़ जाता है और गांधी जी के सम्मान में युवाओं के द्वारा एक क्षति होती है। मतलब एक तरीके से युवा जो है इस बात से नाराज होते हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बचाया उन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को। लेकिन गांधी जी का कहना था कि हम हिंसा का साथ नहीं देते हैं, साधन साध्य की पवित्रता का सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब 1131 में जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो गांधी जी गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। लेकिन यहाँ पहले ही भूमिका बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ जिन्ना और अंबेडकर
है ना, अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनके बीच में एक समझौता हो चुका था कि हम लोग अल्पसंख्यक के हितों की मांग करेंगे। ये एक तरीके से अंग्रेजों के द्वारा राजनीति की गई थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत कभी भी शांत न रह पाए। जैसे ही गांधी जी प्रवेश करते हैं तो फ्रैंक मोरिस गांधी जी को कहता है, फ्रैंक मोरिस वहाँ का एक विद्वान था, उसने कहा कि गांधी जी अर्धनग्न फकीर दिखाई दे रहे हैं। वहीं चर्चिल ने देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी। गांधी जी यहाँ प्रवेश करते हैं, लेकिन गांधी जी का विरोध होता है, और गांधी जी जब विरोध होता है तो गांधी जी सम्मेलन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों ये इटली की जहाज पकड़ करके पुनः भारत आ जाते हैं। भारत में बंबई में आते हैं। बंबई में गांधी जी ने कहा कि हमने अपने स्वाभिमान की सुरक्षा की और हमने कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जिससे भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचा जाए। लेकिन गांधी जी की यह असफलता, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध, सबसे बड़ा आंदोलन, पहला आंदोलन तो जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो भी गांधी जी ने उसे समाप्त कर दिया। वहीं गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी बीच में समाप्त कर देते हैं, इनका बड़ा विरोध होता है। गांधी जी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं 1932 में, सेकेंड सीडीएम शुरू करते हैं, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इसी बीच क्या हो जाता है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, ठीक है, जिसे हम लोग कम्युनल अवार्ड के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों तथा महिलाओं को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ये बहुत बड़े विवाद का कारण था और ये भारत को पूरी तरीके से खंड खंड में विभाजित करने की राजनीति थी, क्योंकि सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो दलितों की थी, और ऐसे में दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके समर्थक हो गए थे। चलिए, सांप्रदायिक पंचाट हो जाता है और ऐसी स्थिति में 1932 में पूना में रहने वाले डॉक्टर अंबेडकर भारत आते हैं, और उसी समय गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी 1932 में जेल में थे और ये यरवदा जेल में थे। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, किसकी मीटिंग बुलाई? मदन मोहन मालवीय जी की और एस जयकर जैसे लोगों की, और एक समिति बना दी कि किसी भी तरीके से जिन्ना के साथ मीटिंग करिए, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को जिन्ना के साथ नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के साथ में एक मीटिंग हुई, जिसके तहत यह तय हुआ, गांधी जी ने कहा था कि कोई भी बात हो इनको फ्री हैंड नहीं देना है। लेकिन अर्थात किस पे फ्री हैंड नहीं देना है? सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन पे इनको मना लेना है, कुछ भी ये मांगे। तो जिन्ना की ओर से मांग आई, जिन्ना बार बार निकल रहा है, मैं अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, मैं भीमराव अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अंबेडकर साहब ने मांग की क्या मांग की कि हमें अभी जो 71 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 71। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। वहां पे हमें अब कितनी सीटें चाहिए? 148 सीट चाहिए। ओके, इन्होंने कहा कि डन। वहीं अब देखिए 8% सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की अपेक्षा हमको कितना चाहिए? 18% सीटें चाहिए। ये हुआ डन, ठीक है। जिन्ना मान जाते हैं और सेपरेट इलेक्टोरल कमीशन से बाहर आ जाते हैं।
ये गांधी जी की बहुत बड़ी दूरदर्शी रणनीति थी जिसके आधार पर जिन्ना को मनाया जाता है। गांधी जी ये बात समझ चुके थे कि जब तक हरिजनों का समर्थन नहीं लिया जाएगा, जब तक दलितों का समर्थन नहीं लिया जाएगा, तब तक भारत में राजनीति को व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली मुखर्जी नगर के जस्ट नज़दीक ही है ये, है ना, आपका दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बनाया, क्योंकि ये ज़मीन, जिस ज़मीन पे इन्होंने संघ की स्थापना की थी वो थी घनश्याम दास बिरला जी की, ठीक है ना। तो यहाँ फंड की भी कमी नहीं रही और हरिजन शब्द का पहली बार उच्चारण किया तथा दलितों के लिए हरिजन पत्रिका भी निकाली। गांधी जी तो यहाँ तक कहने लगे कि उसी समय बिहार में एक घटना हुई थी जिसके कारण बहुत सारे सवर्ण के लोगों की मृत्यु हुई थी। तो गांधी ने कहा यह उनके पापों का परिणाम है। और गांधी ने इस बात की घोषणा की कि अगर मुझे कभी जीवन मिले दोबारा तो मैं हरिजनों के घर पैदा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर प्रत्यक्ष निवास करता है और प्रत्येक व्यक्ति की आत्माएं बहुत ही शुद्ध होती हैं। क्योंकि उन्होंने हरि मतलब विष्णु और जन मतलब उनकी जनता या उनके संतान कहा था कि जिस तरीके से महाभारत में भगवान विष्णु ने सभी की सेवा का कार्य लिया था, तो उसी तरीके से संसार में जो हरिजन हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन्होंने संपूर्ण संसार के सेवा का कार्य लिया है। इससे ज़्यादा महान और कुछ नहीं हो सकता। तो गांधी जी ने इन्हें एकत्रित करने के लिए तकरीबन 12,500 मील की यात्रा तय की, ठीक है, मील की यात्रा तय कर दी और कहा जाए कि पूरे भारत को संगठित करने का प्रयास किया। और 1932 में राजनीति से इस्तीफा देकर के गांधी जी पूरे भारत के भ्रमण पर निकल गए और पूरे देश को एक बार फिर से इकट्ठा करने का कार्य किया। तो दोस्तों यहाँ पर अब अगले चरण में हम लोग 1932 से लेकर के 1942 तक और दोस्तों उसके साथ 1947 तक पूरी चर्चा आप सभी के साथ करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए और अगले क्लास को देखने के लिए दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार आप लोग करेंगे ही। और दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं दिल्ली की फैकल्टी आप सभी के साथ यहां पे जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों अगले चरण में हम लोग देश की आज़ादी तक का एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप सभी को सिलेबस समझने के लिए कहीं से भी कुछ भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के साथ फिर जुड़ता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।